सम्मान जो है श्रम सम्मान किया था भिलाई में, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें थे और उसमें हमने जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बेहतर काम किया हमने उन साथियों का सम्मान किया था और वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ था। अभी हम लोगों ने अभी 1 मई को जो है श्रमिक दिवस गया है और हमारे दिमाग में था कि हम श्रमिकों का भी सम्मान करें और जो लोग श्रमिक आप समझते हैं कि जो श्रम करता अलग अलग तरह से लोग श्रम करते हैं और हम कई बार आप जानते हैं कि आज की तारीख में बहुत बार सम्मान खरीदे भी जाते हैं, तो हम उस तरह के सम्मान में भरोसा नहीं करते हैं। पर हमको लगता है कि वाकई में जो लोग सम्मानी हैं, जो कहीं नेपथ्य में हैं, जिनको मुख्य धारा में होना चाहिए था और किन्हीं मंचों से उनका सम्मान नहीं हुआ, तो हम प्रबंधन से भी पूछते हैं और अपने साथियों से भी पता कराते हैं कि भाई ये लोग जो लोग काम कर रहे हैं इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, ताकि हम उनको अपने मन से सम्मानित करें। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी के दौरान चलेगा। हम अपने जो श्रमिक साथी हैं उनको श्रम सम्मान से सम्मानित करेंगे, पर पहले थोड़ी उनकी बात कर लें कि जिनके हितों की हम बात कर रहे हैं और जिस शहर में हम बैठे हैं कोरबा में, वहां पर इतने सारे बड़े बड़े जो कल कारखाने चल रहे हैं उसमें हमारे साथियों की क्या स्थिति है। तो मैं बिना विलंब के बीएस मनोहर साहब से कहूंगा कि वो अपनी बात नट सेल में रखें। दोस्तों, ये जो बात हम कर रहे हैं ये दरअसल एक टीवी का प्रोग्राम है, ये सारा का सारा टीवी पर लाइव जा रहा है। दूसरा, ये प्रोग्राम बन के बाद में अलग अलग चैनल पर जितने हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है सब पर जाएगा और ये कई बार दिखाया जाएगा। तो जो बात हम यहाँ कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि हम फैक्चुअल बात करें, ताकि भविष्य में नहीं तो ऐसा ना हो कि हम बात करें, बात हो बजरंग दल की और पहुंच जाए बजरंग बली तक और बाद में दोनों वीडियो जारी हो जाएं, तो बाद में हमको सफाई देते फिरना पड़े कि नहीं भाई हम ये नहीं कह रहे थे, हमारा आशय ये था। तो हम जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से हम ये बात करें कि अगर हम किसी को पे आरोप लगा रहे हैं या हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो हम अपनी बात को फैक्ट के साथ कहें और कोशिश करें कि नट सेल में हम उसको जितने कम में समेट सकें, क्योंकि दूसरी पारी में जो बात आपकी बस जाएगी वो बात करने के लिए हम आपको फिर से एक अवसर देंगे। तो मैं सबसे पहले मनोहर साहब से कहूंगा कि वो इसकी शुरुआत करें। मनोहर साहब। धन्यवाद एशियन न्यूज को जो हमें आमंत्रित किया श्रम संगठन के आज इस परिचर्चा के अंतर्गत। मैं समय न लेते हुए जहां तक जब बात को रखी जा रही थी, सुहास साहब अपनी बात जब रख रहे थे, सत्य है कि जिस हिसाब से हम इस कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा जिला को जो एक ऊर्जा धानी के नाम से जानते हैं, औद्योगिक नगरी है ये वो ऐसा जिला है जो पूरे देश के सारे प्रांत के लोग यहाँ अपनी श्रम देते हैं। लेकिन जहां तक हमारी ट्रेड यूनियन के जहां तक सवाल है, यहाँ पे हम 3 फेज में अगर हम लेते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर के भी कर्मचारी हैं, एक संगठित असंगठित, ये 3 मुख्य फेज के अंदर यहाँ पे कोरबा के अंतर्गत है। लेकिन जहां पे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कर्मचारी उनकी मूलभूत जो सुविधा है वो उनका जो एक सिस्टम है उसके आधार पर वो बहुत हद तक हासिल कर लेते हैं। लेकिन असंगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो यहाँ पे एक बहुमूल्य रूप से काम हो रही है, क्योंकि जब से 1980 के बाद से नई उदारवादी नीति आने के बाद सारे उद्योगों के अंदर प्राइवेटाइजेशन जिस ढंग से आउटसोर्सिंग शुरू हो गया और जिस हिसाब से इवन शासन के द्वारा जो तय किया भी उनको वेतन पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, सामाजिक सुरक्षा उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, उनको किसी तरीके के कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनको नहीं मिलती, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर हो या माइंस के अंदर हो या बाल्को के अंदर हो, सारी चीजें उनको नहीं मिलती। ये बात सत्य कि ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर हम जिसको कहते हैं, हालांकि ये इंडस्ट्री के अंदर जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की मुख्य जवाबदारी होती है कि जब वो काम देता है तो उसकी सुनिश्चित होनी चाहिए कि हम श्रमिकों को क्या देते हैं। लेकिन जितने भी जगह पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उससे काफी दूर होते हैं, लेकिन इसको जगाने का काम ट्रेड यूनियन कर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरबा जिले के अंदर ट्रेड यूनियन अपनी बड़ी दमखम से मजदूरों को बहुत हद तक दिलाने की भी कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन जिस मुकाम में हमको करना है, जिस मुकाम पे हम नहीं पहुंच पाए, ये हमारी कमजोरी को भी हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन निरंतर हमारा प्रयास इस पे हमारी चल भी रही है कि हम कैसे कोरबा के अंदर मजदूरों को बेहतर करेंगे। लेकिन सवाल इस पूरे के पूरे अगर हम श्रम को देखते हैं, खासकर अब
अगर हम इस पूरे कोरबा जिले के अंदर देखते तो सबसे बड़ा जो भाग है वो कोयले का भाग है। नो डाउट ऐसी माइन है जो 52 मिलियन माइन, मतलब वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ी माइन कोई नहीं, उतनी बड़ी माइन हमारा गेवरा है। दीपका 45 मिलियन करती है, कुसमुंदा 50 मिलियन कर रही है, रायगढ़ अगर इसको जोड़ लिया जाए इसके साथ कोरबा के साथ तो नो डाउट 180 मिलियन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर 10 बल्ब अगर जलता है तो यहाँ का कोयले के उत्पादन से उस 10 बल्ब में 4 बल्ब हमारे देन से जलती है वो बल्ब। तो इस रेशियो के अंदर कोयले का उत्पादन हम लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन जहां पे फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं और कोल का सेक्टर के अंदर देखेंगे दुर्घटना की जो सिनारियो है, क्योंकि जिस जियोलॉजिकल वे पे हम लोग काम करते कोयले का मजदूर, दुर्घटना अत्यधिक मात्रा के अंदर होती है। सारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम ऐसे दुर्घटना पे ही टारगेट हो जाते हैं जिसमें आए दिन दुर्घटना के शिकार भी होते हैं। तो सवाल ट्रेड यूनियन के अंदर भी प्रबंधन के साथ जब हम बात करते हैं तो हमारी समझ ये रहती है कि आप काम का बोझ, जिस तरीके से सरकारी संस्थानों के अंदर कर्मचारियों का दबाव कम हो जाना और इस तरीके से फिर हम उनके ऊपर काम का भी बोझ होने के कारण असुरक्षा हमारे साथ लगे रहती है करके। बाल्को हमारे हाथ में था, पब्लिक से सरकारी संस्था थी, उसको किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में ले। आज वो स्थिति है कि गिने चुने 250-300 ही सरकारी कर्मचारी बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर उसके अंदर काम कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। फिर भी बाल्को के अंदर ट्रेड यूनियन के मूवमेंट के कारण ये स्थिति थी कि पहले कोई फेटल हो जाता तो 25-30 लाख उसको कंपनसेशन नहीं मिलता था, लेकिन ट्रेड यूनियन की देन थी कि उनकी लड़ाई लड़ने के बाद कम से कम उसको कंपनसेशन उसको मिल रहा है करके। तो ये चीजें हम लोगों ने बेहतर किया है और भी हम लोग की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं सुभाष साहब को एक चीज और कहूंगा कि ये जो सबसे बड़ा उजरदानी के अंदर हम एक बात आप सबको जानना भी जरूरी, जो आने वाले समय एक संकट का रूप होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय साहब खुद इस एक डिबेट का उसको रखेंगे, क्योंकि कोल जो सेक्टर है, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा एक चीज निर्मित होगा जिसको कैसे बचाया जाए। उसको लेकर यह है कि पिछले जो पेरिस मीट हुई थी उसके अंदर जो हिंदुस्तान है 70 से 80% हम कोयले से ही, दोहन से ही हम बिजली उत्पादन करते हैं, एनर्जी सेक्टर पे हम काम करते हैं। लेकिन सवाल है कि सारे के सारे कोयले से होने के कारण कोयला जब बर्न होता है तो कार्बन एमिशंस इसके अंदर से बहुत मात्रा पे निकलती है। तो अभी जो ग्लासगो के अंदर अमेरिका में जो मीट हुआ तो उसमें प्रेशराइज किया गया कि ये अप टू 2050 और मोर देन 2070 तक के बाद कोल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। अब सवाल एनर्जी सेक्टर का, जब इस कोल फायर से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी करना बंद कर देंगे तो हमारा जस्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि हम किसी दूसरे फोरम में कैसे एनर्जी पे जाएंगे। उन चीजों में हिंदुस्तान बहुत पीछे है। विंड को देख लीजिए, हम बहुत पीछे, हमारा सोलार पे भी हम पीछे। हम कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स हमारे हिंदुस्तान पे नहीं बनती कि हम बना के उसको तैयार कर सके। ये सारे दूसरे कंट्रीज के अंदर बनते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ को अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें तो कोयले का पूरा राजस्व छत्तीसगढ़ चल रहा है। सारे इसके संसाधन जो आसपास इर्द गिर्द के जो भी व्यवसाय है वो कोयले पर निर्मित है। चाहे एक दुकानदार हो या उत्पादन की बात हो, सब उस पर निर्मित है। तो ये आने वाले समय एक बहुत बड़ा एक चर्चा है कि ये 2050 के बाद जो अभी दबाव पड़ रहा है कि हम जितना जल्दी हो सके कोयला को निकाल लें, और आने वाले समय इस पे हमको अभी से इस पे विचार करना होगा कि इकोनॉमिक को हम कैसे बचा के रखेंगे। हमारे आर्थिक जो होगा, राज्यों की जो आज 52 जिले के अंदर कोयले का खनन पूरे हिंदुस्तान के अंदर होती है। 9 राज्यों के अंदर प्रमुखता के साथ ये हम कोयले के खनन करते हैं। लेकिन ये राज्य जो विकास पे जो 3% 4% जो जीडीपी ग्रोथ हम देते हैं कोयले के खनन के साथ, ये भी एक विषय है जो आने वाले समय। लेकिन एज ए ट्रेड यूनियन इस पे भी हम लोगों का मंथन हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े आईआईटी सेक्टर के साथ भी इस पे हम लोग डिबेट करना शुरू किए कि नेक्स्ट हम जनरेशन को एनर्जी को कैसे हम स्टैंड कर पाएंगे, क्या होगा। लेकिन ये बहुत टेढ़ा खीरा है इस हिंदुस्तान के अंदर इस चीजों को रोक पाने पर कर भी, लेकिन फिर भी हम लोग लगे। बस मैं और हमारी कोशिश है कि हम कितना बेहतर हम लोग कर सके। अभी देखिए कोल के अंदर एक बहुत जबरदस्त जो मजदूरों की ताकत थी, हमने 11वां वेतन समझौता भी अभी लागू किया और एक बहुत बेहतर एक समझौता भी हमारे श्रमिक संगठन ने भी किया। कोरबा जिले के अंदर हम विभिन्न उद्योगों के अंदर जब लड़ाई लड़ते हैं, कोरबा जिले का भी एक अपना इतिहास है कि चाहे हम विभिन्न झंडे से बंधे हुए हैं, लेकिन समस्या जब निर्मित होती है तो सारे श्रमिक संगठन लामबंद होकर हम मजदूरों की लड़ाई भी लड़ते। ये भी एक खासियत कोरबा जिले के अंदर है। बस मैं इतनी अपनी बात को रखता हूं। धन्यवाद।